नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने उत्कर्ष परिवार में। एक बार जल्दी से आ जाइए फटाफट से सेशन को लाइक और शेयर करके। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि भैया दिवाली जो है वो दस्तक दे रही है दरवाज़ा खटखटा के, और ऐसे ही साल दर साल बीतते चले जाते हैं। जीवन इंसान का कभी नहीं रुकता है। इंसान को उस गति से ही दौड़ना पड़ता है जिस गति से वक्त जो है वो आगे बढ़ रहा है। जितनी मेहनत परिश्रम आज आप कर लेंगे, यकीन मानिए सर, उसका फल आपको कल मिलने ही वाला है। जो कहता है ना कि मेहनत करने से कुछ नहीं मिलता, सर यकीन मानिए मेहनत करने से बहुत कुछ मिलता है। बस आपने सही जगह सही डायरेक्शन में अगर मेहनत करी है तो सफलता आपके कदम एक दिन ज़रूर चूमती है, चाहे वो आज हो चाहे वो आने वाले समय में हो। तो चलिए आज डिस्कस करेंगे, मतलब पॉलिटी के बेहतरीन 25 सवालों को बहुत ही शानदार तरीके से कवर करेंगे। एक एक करके लगाते हैं सवाल, देखते हैं क्या है क्वेश्चन, कितना है खास और कितना है महत्वपूर्ण। तो चलिए पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन सवाल है, भारतीय संविधान के 101वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम में निम्न प्रणाली शुरू की गई थी या शुरुआत उसकी हुई थी। द द 101st अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस न्यू सिस्टम। वो कह रहा है भाई एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था भारत के संविधान में 101वां संवैधानिक संशोधन करके। अगर हम बात करें सर 101st अमेंडमेंट के बारे में, तो हम सभी लोग जानते हैं 101वां अमेंडमेंट जो कि लागू हुआ था 1 जुलाई 2017। इसके साथ साथ अगर हम बात करें सर, इसके लिए बिल जो इंट्रोड्यूस किया गया था वो 122 नंबर का बिल था। जो इसके लिए बिल इंट्रोड्यूस किया गया था वो 122 नंबर का बिल आपको मिलता है। इसके अलावा 101st अमेंडमेंट का संबंध किससे है? 101वें संवैधानिक संशोधन का संबंध आपको मिलता है जीएसटी से। जीएसटी बोले तो गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस या गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसके साथ साथ अगर हम बात करें किस प्रकार का टैक्स है, ये इनडायरेक्ट टैक्स है, इसे अप्रत्यक्ष कर कहा गया है, ये इनडायरेक्ट टैक्स है। साथ के साथ अगर हम बात करें भारत के संविधान के कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 279A में आपको देखने के लिए मिलता है क्या, जीएसटी के बारे में। ठीक है, इसके लिए जो बिल सबसे पहले पास करवाया गया था वो था 12 अगस्त 2016 को। कहाँ से? असम से करवाया गया था। साथ के साथ अगर हम बात करें, कमेटी आपको मिलती है जिस कमेटी का नाम था विजय केलकर कमेटी। ठीक है, विजय केलकर समिति, विजय केलकर कमेटी आपको मिल जाती है। साथ के साथ अगर हम बात करें सर जीएसटी, तो जीएसटी दुनिया का पहला देश फ्रांस था जिसने लागू किया था। भारत ड्यूल जीएसटी को फॉलो करता है। इंडिया किस प्रकार के जीएसटी को फॉलो करता है? तो इंडिया ड्यूल जीएसटी को फॉलो करता है, ये भी याद रखिएगा। सवाल का सही जवाब है वन नेशन वन टैक्स। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, एक देश एक कर। ठीक है, तो पूरे के पूरे भारत में एक ही प्रकार का कर, एक ही प्रकार का टैक्स, इसके लिए 101st अमेंडमेंट कराया गया था भारतीय संविधान के अंदर। और अगर हम कहें जीएसटी मैन किसे बोला गया है, तो जीएसटी मैन बोला गया है सर अरुण जेटली साहब को। ठीक है, अरुण जेटली साहब को कहा गया है जीएसटी मैन। लेट अरुण जेटली भी आप बोल सकते हैं, भारत के फाइनेंस मिनिस्टर थे उस समय पर। इसके अलावा वो राष्ट्रपति जिन्होंने इस पर हस्ताक्षर किए थे उनका नाम था प्रणब मुखर्जी। ठीक है, देखो कभी भी ना डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। वो आपसे ये नहीं पूछेगा 101st अमेंडमेंट का संबंध किससे था, आप जीएसटी टिक कर दोगे। ऑलमोस्ट 99.9% लोग ऐसे होंगे जो टिक कर देंगे। तो थोड़ा सा हट के बनाएगा क्वेश्चन, जैसा कि यहाँ पे है। उम्मीद करता हूँ जिसने जवाब सही नहीं दिया है वो प्रॉपरली इस क्वेश्चन के आंसर को और क्वेश्चन को समझकर आगे याद रखेगा। ठीक, अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्यों को परिभाषित किया गया है, डिफाइन किया गया है? अगर हम बात करें सर मौलिक कर्तव्यों के बारे में, तो हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ की यहाँ पर बात कर रहे हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। एक व्यक्ति के नाम पर एक कमेटी बनाई गई जिस कमेटी का नाम था सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी यहाँ पर आपको मिल जाती है। इस कमेटी में कुल मिला के 12 सदस्य थे, 12 मेंबर्स इस कमेटी में आपको कुल मिला के मिलते हैं। आज तक ये सवाल नहीं पूछा गया, एक बार स्टेट पीसीएस में पूछा गया था कि कौन सा मेंबर था या कौन सा मेंबर नहीं था। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो ये आपको मिलता है कब, मतलब ये बेसिकली आपको मिलता है 42nd अमेंडमेंट इनकी रिकमेंडेशन पर।
42वां संवैधानिक संशोधन करवाया गया था वर्ष 1976 में। इन्होंने रिकमेंडेशन दी थी 8 ड्यूटीज़ की। इन्होंने सिफारिश करी थी 8 ड्यूटीज़ को, इन्होंने रिकमेंड किया था। रिकमेंडेशन जो दी गई थी वो इनके द्वारा दी गई थी 8 ड्यूटीज़ की, और ऐड कितनी की गई थी, तो 10 ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था, कुल मिला के 10 ड्यूटीज़ को। क्लियर? कब? तो 1976 में, 1976 में। इसके अलावा 86th अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से, 86वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से वर्ष 2002 में यहाँ पर 11th ड्यूटी को भी ऐड किया गया था, 11वीं ड्यूटी भी जोड़ी गई थी, वही 6 से लेके 14 वर्ष की आयु वाली जो आपको मिलती है। इसके अलावा सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने टैक्सेस को लेकर भी एक ड्यूटी को रिकमेंड किया था, ठीक है, बट उसे नहीं जोड़ा गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। ये क्वेश्चन मतलब मान लीजिए कम से कम 4600 ग्रेड पे तक पूछ सकता है कि किस ड्यूटी को रिकमेंड किया था और उसे नहीं जोड़ा गया। साथ के साथ फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हमने यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से उधार लिया है। इसकी फुल फॉर्म है यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक इसकी फुल फॉर्म है। ऑप्शन में यूएसएसआर ना हो तो रशिया टिक कर देना, ऑप्शन में दोनों हो तो क्या टिक करेंगे, तो सर यूएसएसआर ही टिक करेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सवाल का सही जवाब 51A आपको मिल जाएगा। इसमें ऐसे लिखा हुआ है ए से लेकर के, ठीक है, और कहाँ लिखा हुआ है, भाग 4A में। चलिए, तो ये था ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर, 51A। नेक्स्ट है, लोकतंत्र में सत्तारूढ़ दल किसके प्रति उत्तरदायित्व या उत्तरदायी होता है, मतलब बेसिकली किसके प्रति वो आंसरेबल होता है, उसे किसे अपने कामों का जवाब देना है। क्या जुडिशरी को देना है, क्या न्यायपालिका को देना है, क्या अपोजिशन को देना है, क्या लीडर्स को देना है, या लोगों को देना है। तो देखिए, एक सत्ताधारी पार्टी जो डेमोक्रेसी में आपको देखने के लिए मिलती है, लोकतांत्रिक देश में जो आपको देखने के लिए मिलती है, उसे अपने फैसलों का, उसे अपने जो भी उन्होंने काम किए हैं उनका जवाब लोगों को देना होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सवाल का सही जवाब है। तभी अगर आप देखते हैं ना कि भारत में सर्वोच्च क्या है और ऑप्शन में संविधान और लोग दोनों आ जाएं, तो भारत में लोग सर्वोच्च हैं, संविधान नहीं। बट अगर ऑप्शन में संविधान है, न्यायपालिका है, पार्लियामेंट है, राष्ट्रपति है, तो संविधान सर्वोच्च है, ठीक है। संविधान लोगों के लिए बना है, ना कि लोग संविधान के लिए बने हैं। इस तरीके से समझने का प्रयास कीजिए। संविधान लोगों के लिए बना है, ना कि लोग संविधान के लिए बने हैं, ठीक है, क्लियर है। तो डिपेंड करता है ऑप्शंस क्या हैं। अगर मान लीजिए क्वेश्चन यही पूछता है हु सुप्रीम इन इंडिया, भारत में सर्वोच्च कौन है, पहला ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट, सेकंड ऑप्शन पार्लियामेंट, थर्ड ऑप्शन प्रेसिडेंट, और फोर्थ ऑप्शन आपको देता है कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन, और वहीं पे पहला ऑप्शन पीपल दे देता है, भारत के नागरिक, तो भारत के नागरिक, ठीक। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए जारी कर सकता है। सवाल है, अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द सुप्रीम कोर्ट कैन इशू द एनफोर्समेंट ऑफ एनी ऑफ द राइट्स कन्फर्ड बाय द पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब वो बोल रहा है कि भैया फंडामेंटल राइट्स मान लीजिए उनकी अवहेलना हो रही है, तो उन्हें लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय क्या जारी कर सकता है। तो हम सभी लोग जानते हैं रिट जारी कर सकता है, जो कि 5 प्रकार के आपको देखने के लिए मिलते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, ठीक है ना। यहाँ पर आपको मिल जाएगा हैबस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्शोरारी और क्यो वेरंतो। देखो, क्यो वेरंतो को मैं बोलता हूँ क्यो बैठनतो। किससे पूछकर बैठे हो भाई इस सीट पे आप, तो इसे क्या कहेंगे, क्यों बैठनतो। किससे पूछकर बैठे हो आप इस सीट पर, क्यों बैठनतो। और वहीं पर सुप्रीम कोर्ट एक मान लीजिए एक बॉडी से या फिर एक व्यक्ति से ये सवाल पूछ रहा है कि भाई आप इस सीट पर किससे पूछकर बैठे हो, आपको किसने परमिशन दी यहाँ बैठने की, इस ओहदे पर, इस पोस्ट पर, ठीक है, वो है क्यो वेरंतो। सर्शोरारी ये कहता है, बेसिकली सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर ये कहता है कि ठीक है, निचली अदालत को कहता है, एक अपर न्यायालय मतलब एक ऊपर की अदालत निचली अदालत को ये कहती है कि ठीक है, तुमने इस केस की जजमेंट अब दे दी है ना, कोई दिक्कत नहीं है, अब तुम इस केस को मेरे पास भेज दो, अब मैं देखूंगा। उसे कहा जाता है सर्शोरारी। प्रोहिबिशन में होता है कि अभी ऊपर की अदालत निचली अदालत को ये कह रही है कि नीचे की अदालत अभी तुमने इस केस का जजमेंट नहीं दिया है ना, तो अब देना भी मत जजमेंट, तुम मेरे पास भेज दो, मैं देखूंगा। मैंडमस ये कहता है कि भैया तुम्हें ये ड्यूटी परफॉर्म करनी होगी
और मैंडेमस जो है वो राष्ट्रपति के प्रति जारी नहीं किया जा सकता, मतलब राष्ट्रपति और राज्यपाल के प्रति मैंडेमस को आप जारी नहीं कर सकते, ठीक है। इसके अलावा हैबस कॉर्पस 24 घंटे में पेश कीजिए शरीर के साथ। रिट आपने किस देश के संविधान से उधार लिए हैं? यूके से बोरो किया है, यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से इसे बोरो किया है, यूके के संविधान से इसे उधार लिया है, ठीक है। एक छठा भी रिट है जो इंजंक्शन है, जो कि आर्टिकल 226 हाई कोर्ट के संबंध में आपको देखने के लिए मिलता है। रिट जारी करने में ज़्यादा शक्तिशाली कौन है? कई बार ये सवाल भी आता है कि रिट जारी करने में ज़्यादा शक्तिशाली कौन है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट? तो हाई कोर्ट ज़्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि हाई कोर्ट जो है वो सिविल मामलातों के साथ साथ फंडामेंटल राइट के लिए भी रिट जारी कर सकता है, मगर जो सुप्रीम कोर्ट है केवल फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों के लिए ही रिट जारी कर सकता है, अनुच्छेद 32 के तहत, आर्टिकल 32 के तहत, ठीक है। और हाई कोर्ट आपको मिल जाएगा 226 के तहत, ठीक है, आर्टिकल 226। नेक्स्ट है, राज्य में संवैधानिक आपातकाल लगाने की अनुशंसा करने की शक्ति किसके पास है? हु हैज़ द पावर टू रिकमेंड द इम्पोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी इन द स्टेट? मतलब एक राज्य में अगर आपातकाल लगाना है तो उसकी अनुशंसा, रिकमेंडेशन जो है वो करने की शक्ति किसके पास है? मतलब वो व्यक्ति ये कह रहा है कि भैया ठीक है, अभी यहाँ पर जो है हालात परिस्थिति सही नहीं है, जिसके चलते यहाँ पर स्टेट इमरजेंसी को इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए। तो ऐसी शक्ति आपको किसके पास मिलेगी? देखिए, सबसे पहले हमें पता है 3 प्रकार की इमरजेंसी हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। एक है नेशनल इमरजेंसी, एक है स्टेट इमरजेंसी और एक है फाइनेंशियल इमरजेंसी। इसके लिए आपको मिलता है आर्टिकल 360, इसके लिए आपको मिलता है 356 और इसके लिए आपको मिलता है 352, 352, ठीक है। इसके अलावा और भी आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, जैसे 355 इंपॉर्टेंट है, 358 इंपॉर्टेंट है, 359 इंपॉर्टेंट है, 365 इंपॉर्टेंट है, 239, 239A इंपॉर्टेंट है, 299 इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ आर्टिकल्स और भी हैं इमरजेंसी में जो इंपॉर्टेंट है। 250 इंपॉर्टेंट है, 250 नंबर का। आर्टिकल 19, 20, 21 इंपॉर्टेंट है। तो एमरजेंसी एक बहुत बड़ा चैप्टर है, आपातकाल। लगभग मैं जब थ्योरी वाली फॉर्म में इसको पढ़ाता हूँ एप्लीकेशन पे, तो लगभग मानिए 2.5 से 3 घंटे का समय, 2.5 से 3 घंटे का समय मिनिमम इतना जाएगा इसको पढ़ने में। बट अगर स्टेट में इमरजेंसी लगानी है तो उसकी अनुशंसा, उसकी रिकमेंडेशन राज्यपाल देता है, और इमरजेंसी लगाने की शक्ति हम जानते हैं किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। क्लियर है? तो सवाल का सही जवाब क्या है? गवर्नर ऑफ द स्टेट इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर है। बट केवल आंसर है ये, अब इसको समझने के लिए एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, एक बहुत बड़ा पहलू है, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही जवाब है। आज तक 120 से लेकर 130 बार देश में स्टेट इमरजेंसी लगाई गई है, स्टेट इमरजेंसी लगाई गई है आज तक 120 से लेकर 130 बार, ठीक, ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा मणिपुर और उत्तर प्रदेश में सर्वोच्च सबसे ज़्यादा लगाई गई है स्टेट इमरजेंसी, ठीक है। सबसे पहले लगाई गई थी पेप्सू में। तो ऑप्शन नंबर बी, द गवर्नर ऑफ दैट स्टेट। नेक्स्ट है, भारत में सरकार का एक संसदीय स्वरूप है जो कि संविधान से आहरित एक विशेषता है। इंडिया हैज़ अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच इज़ फीचर्ड बोरो फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। वो कह रहा है कि भारत में ना संसदीय प्रणाली है, मतलब बेसिकली वो कह रहा है कि अपर हाउस है, लोअर हाउस है, एक राष्ट्रपति आपको मिलता है। ऐसे भारत में एक संसदीय प्रणाली है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। और देखो, जो विद्यार्थी मेरे साथ डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़कर आए हैं तो उन्होंने ये भी पढ़ा है कि अपर हाउस कब बना, लोअर हाउस कब बना, पहली बार बाई कैमरल सिस्टम को कब इंट्रोड्यूस किया गया, सेंटर में कब इंट्रोड्यूस किया गया बाई कैमरल सिस्टम, स्टेट में कब इंट्रोड्यूस किया गया बाई कैमरल सिस्टम। तो इन सब चीज़ों को पढ़ाते हुए मैंने समझाया था कि यही है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और हम सभी लोग जानते हैं कि अंग्रेज़ों ने हम पर 200 साल तक शासन किया है लगभग, और अंग्रेज़ों ने समय समय पर 1773 से लेके 1935 तक अगर आप देखेंगे तो समय समय पर अंग्रेज़ों ने हमारे देश में देश को चलाने के लिए कुछ अधिनियम, कुछ एक्ट्स भारत भेजे हैं, जिसमें सबसे पहले भेजा गया था रेगुलेटिंग एक्ट। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो पिट्स इंडिया एक्ट, अमेंडमेंट एक्ट, इसके अलावा चार्टर एक्ट्स भेजे गए हैं, इंडियन काउंसिल एक्ट भेजे गए हैं भारत के अंदर, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आप देखते हैं तो यही है डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और डेवलपमेंट के दौरान ही आपको पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखने के लिए मिलती है। तो संसदीय प्रणाली का जो तरीका है वो भारत ने ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से उधार लिया है, ब्रिटेन के संविधान से।
इतना ही नहीं, इसके साथ साथ प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, रिट्स, इसके अलावा अगर हम बात करें नागरिकता, बहुत सारी अन्य चीज़ें भी हैं जो आपने ब्रिटेन के संविधान से ही उधार ली हैं, बोरो की हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही जवाब था। आगे है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 100 के सब क्लॉज 3 मतलब 100 के ब्रैकेट 3 के तहत संसद के किसी सदन की बैठक का गठन करने के लिए आवश्यक गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का कितना भाग है। वो कह रहा है कि भैया अगर लोकसभा में एक मीटिंग करानी है, राज्यसभा में एक मीटिंग करानी है, तो इन मीटिंग्स को कराने के लिए न्यूनतम लोगों की संख्या कितनी है, वो संख्या का जो जिक्र है वो किया गया है 100 नंबर के आर्टिकल के सब क्लॉज 3 में। संख्या पूछ रहा है तो संख्या क्या है, 1/10 आपको यहाँ पर संख्या मिल जाएगी। एक मीटिंग को कराने के लिए न्यूनतम सदन की संख्या का 1/10 चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पे 550 हमने मान लिया लोकसभा में, तो 1/10 बोले तो 55, और 250 हमने मान लिया राज्यसभा में, 1/10 बोले तो 25। न्यूनतम इतने सदस्यों की आवश्यकता पड़ेगी आपको सदन को चलाने के लिए या मीटिंग को करवाने के लिए। क्लियर। क्वेश्चन उल्टा भी पूछ सकता है, ध्यान रखना। वो ऐसे पूछ सकता है कि सदन को चलाने के लिए या किसी भी बैठक को कराने के लिए लोकसभा या राज्यसभा में 1/10 मेंबर की आवश्यकता है। बताइए भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में ये बात लिखी हुई है। ऐसे भी पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। तो वहाँ आपको क्या जवाब देना होगा, वहाँ आपको आर्टिकल बताना होगा। सवाल का सही जवाब क्या है, सवाल का सही जवाब है 1/10, 1/10। यहाँ पर इस सवाल का सही जवाब आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, उम्मीद करता हूँ बेसिक क्वेश्चन है, समझ आ गया। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। तो सीधा क्वेश्चन है, सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, इंडिया शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। तो ये जो स्टेटमेंट आपको कहाँ लिखी हुई मिलती है, आर्टिकल नंबर 1 में। इसके अलावा यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट आपको मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपको मिलता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट के संबंध में। ठीक है, इसके अलावा यहाँ आपको मिल जाता है कि नागरिकता, सिटीजनशिप से संबंधित जो कानून हैं उनका निर्माण करने का अधिकार किसके पास है, पार्लियामेंट के पास। किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है, संसद के पास है। ये आपको मिल जाएगा आर्टिकल 11 में लिखा हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट है, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2021 को राज्यसभा में पेश किया गया था। जब जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2021 वॉज इंट्रोड्यूस इन द राज्यसभा। कौन सी डेट को इसे राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया गया था, सवाल यहाँ पर ये है। देखो, हम सभी लोग जानते हैं 31 अक्टूबर 2019 को इसे बना दिया गया यूटी, यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। इसके साथ साथ हम ये भी जानते हैं कि उमर अब्दुल्ला हाल ही में यहाँ के पहले मुख्यमंत्री बने हैं एज आ यूनियन टेरिटरी अगर देखा जाए। ठीक है, एज आ यूटी यूनियन टेरिटरी अगर देखा जाए तो पहले मुख्यमंत्री आपको मिलते हैं उमर अब्दुल्ला साहब। ठीक, सवाल का सही जवाब क्या है, 4 फरवरी 2021। इस क्वेश्चन का सही आंसर है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है सर, सीधा पूछेगा एग्जाम में उठा के। ठीक, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके साथ साथ यहाँ की जो इमरजेंसी थी, ये यूटी था, तो यूटी की जो इमरजेंसी थी इसे हटा लिया गया है राष्ट्रपति महोदय के द्वारा, इसे हटा लिया गया। और किस आर्टिकल का इस्तेमाल किया गया, तो 239 और 239A, इन आर्टिकल्स के माध्यम से अपलिफ्ट की गई है यहाँ की यूटी इमरजेंसी। कौन सी, केंद्रीय शासित प्रदेश के आपातकाल को, यूटी इमरजेंसी को। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। देखिए, अगर हम बात करें अटॉर्नी जनरल के बारे में, अटॉर्नी जनरल के बारे में जिसे कहा जाता है महान्यायवादी, इसके बारे में लिखा हुआ है आर्टिकल 76 में। इसकी अपॉइंटमेंट, इसकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है, तो इसकी अपॉइंटमेंट, इसकी नियुक्ति आपको मिलती है सर राष्ट्रपति के द्वारा। इसका कार्यकाल फिक्स नहीं होता, इसकी सैलरी फिक्स नहीं होती, याद रखिएगा। अब इसी ही 76 में प्लस कर देंगे अगर 89 तो कितना आएगा, 165 आएगा। और यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है एडवोकेट जनरल। यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है एडवोकेट जनरल। जैसे अटॉर्नी जनरल होता है वो पूरे के पूरे देश का सबसे बड़ा कानून का जानकार है। ठीक है, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन कंट्री, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन नेशन और इन कंट्री,
देश का सबसे बड़ा कानून का जानकार। और ये जो एडवोकेट जनरल होता है ना, ये होता है हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन स्टेट, राज्य। ठीक है, ये राज्य में सबसे बड़ा जानकार होता है कानून का। सवाल का सही जवाब क्या है? सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल, गवर्नर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, आगे है किसी राज्यपाल के लिए, किसी राज्य के राज्यपाल के सभी कार्यकारी कार्यों का नाम से किया जाना अभिव्यक्त किया जाएगा। ऑल द एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ द गवर्नर ऑफ द स्टेट शैल बी एक्सप्रेस्ड इन द नेम ऑफ। चलिए, वो कह रहा है कि जो भी भाई उसके कार्यकारी काम है ना, वो किस नाम से किए जाएंगे? किसी राज्य के राज्यपाल के सभी कार्यों को के नाम से किया जाने अभिव्यक्त किया जाएगा। चलिए, ऑल एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ द गवर्नर ऑफ द स्टेट विल बी एक्सप्रेस्ड इन द नेम ऑफ। देखो, एक आर्टिकल है आर्टिकल 77 एक आर्टिकल है आर्टिकल 77 जो कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, केंद्र सरकार सभी काम केंद्र सरकार सभी काम राष्ट्रपति के नाम से करती है, राष्ट्रपति के नाम से करती है। उसी प्रकार अगर आर्टिकल 77 में 89 को जोड़ दिया जाए तो कितना आएगा? 6 और 6 16, 166। ये आर्टिकल क्या कहता है? राज्य सरकार सभी काम राज्यपाल के नाम से करती है। थोड़ा सा लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, राज्यपाल के नाम से करती है। लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, याद रखिएगा। सवाल का सही जवाब क्या है? गवर्नर। राज्यपाल इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और आर्टिकल कौन सा है? 166। 77 में 89 जोड़ा तो 7 और 9 6, मतलब 16। एक यहाँ ऊपर गया, 8 और 8 16, तो 166 नंबर का आर्टिकल्स याद होने चाहिए सर। बहुत सारे आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हैं जो एग्जाम में आएंगे। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार के रूप से स्थानांतरित कर दिया गया था? तो हम सभी लोग जानते हैं आर्टिकल 300A में आपको मिल जाता है क्या? आर्टिकल 300A में आपको क्या मिल जाता है? मैं बताओ, बोल सही रहा हूँ? 300A और टिक कर रहा हूँ 301। तो 300A में आपको क्या मिल जाता है? 300A में आपको मिल जाता है राइट टू प्रॉपर्टी, जो है आज की डेट में लीगल राइट है, नॉट अ फंडामेंटल राइट। 44th अमेंडमेंट के माध्यम से मोरारजी देसाई की सरकार ने 44वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से 44th अमेंडमेंट के माध्यम से वर्ष 1978 में इसे मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निकाल के कानूनी अधिकार की श्रेणी में डाल दिया था। तो ऑप्शन नंबर डी 300A। थोड़ा सा जल्दी कवर करूँगा, ठीक, क्योंकि 25 क्वेश्चंस कराने और थोड़ा समय जो है मैं चाहता हूँ कम लगे। आगे है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर मिलता है। ठीक है, हम जानते हैं सेंटर मतलब यूनियन लिस्ट के बारे में, स्टेट लिस्ट के बारे में और कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में। 3 प्रकार की लिस्ट मिलती हैं। यहाँ पे 100 विषय हैं, यहाँ पे 61 विषय हैं, यहाँ पे 52 आइटम्स हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों के वितरण के संबंध में आपको मिल जाता है क्या? तो ये मिलती है अनुसूची 7। पंचायती राज अगर आप देखेंगे तो ये 11वीं मिल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा जुडिशरी ऑफ द स्टेट, पावर ऑफ द पार्लियामेंट, पावर ऑफ द डिवीजन या डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, तो ये इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, अगला देखने से पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं सर, दिवाली का इस समय धमाका चल रहा है। बेसिकली अनार भी जल रहे हैं और फुलझड़ियाँ भी जल रही हैं ताबड़तोड़। तो यहाँ पर उत्कर्ष परिवार आपकी दिवाली को ट्रिपल मतलब 3 गुना खुशियाँ देने के लिए आपके सामने, आपके साथ हमेशा है और हमेशा रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तीन गुना खुशियाँ आपको मिलेंगी। यहाँ पे ऑफ़र यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 24 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर तक की ये आपको ऑफ़र मिल रहा है। उत्कर्ष एप्लीकेशन में एसएससी एवं रेलवे के सभी ऑनलाइन कोर्सेज़ पर 90% का डिस्काउंट आपको मिल रहा है, अप टू 90% डिस्काउंट। एक्स्ट्रा 3 मंथ्स की वैलिडिटी आपको यहाँ पर मिल रही है। साथ के साथ
रिकॉर्डेड कोर्स फ्री विद लाइव फ्रॉम द क्लासरूम कोर्स, ये भी आपको फ्री में मिल रहा है इसके साथ में, ठीक है। रिकॉर्डेड कोर्स फ्री विद लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्स, तो ये भी यहाँ पर आपको एडिशनल 3 चीज़ें आपको देखने के लिए मिल रही हैं। डिस्काउंट तो मिल ही रहा है, एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है, और एक रिकॉर्डेड कोर्स जो है वो लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्स ये भी आपको साथ में फ्री है जो मिल रहा है, ठीक है। तो ये ऑफ़र केवल वैलिड है 3 नवंबर तक। तो अपनी दिवाली इस बार 3 गुना खुशियों वाली बनाइए। ट्रिपल धमाका आपके सामने आपके लिए मौजूद है। ये कोर्सेज आपको उत्कर्ष के एप्लीकेशन में मिल जाएंगे। जिसने अभी तक इंस्टॉल नहीं किया एप्लीकेशन को, वो गूगल प्ले स्टोर पर जाएगा, एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेगा, और वहाँ पर ये डिस्काउंट ऑफ़र आपको देखने के लिए जो है वो बेहतरीन तरीके से मिल जाएगा। क्लियर? चलिए आगे है, इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस, मतलब स्वतंत्रता से पहले भारत में पहली निर्वाचित संसद अस्तित्व में आई थी कब? द पोस्ट इंडिपेंडेंस द फर्स्ट इलेक्टेड पार्लियामेंट, अच्छा पोस्ट बोल रहा है, सॉरी मैंने प्री पढ़ा, तो आफ्टर ये बेसिकली बात कर रहा है इंडिपेंडेंस, मतलब आज़ादी के बाद भारत की पहली जो पार्लियामेंट है वो कब आपको देखने के लिए मिलेगी। तो देखिए, जो इलेक्शंस थे सर वो शुरू हुए थे अक्टूबर 1951 में, और इलेक्शन ख़त्म हुए थे फरवरी 1952 में, 1952 में, ठीक है। यहाँ पर इलेक्शंस हुए थे, और जब इलेक्शंस यहाँ पर हुए थे फरवरी 1952 में ख़त्म हुए, तो सिंपल सी बात है, जो पहली पार्लियामेंट आपको मिलेगी वो कहाँ मिलेगी? अप्रैल में, ठीक है। 13 अप्रैल 1952, 13 अप्रैल 1952, बाकी अप्रैल 1952 यहाँ पर आपको दे रखा है। तो यही इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी। पार्लियामेंट की अगर हम बात करें, संसद की अगर हम बात करें, तो आर्टिकल 79 आपको मिलता है। इसके 3 अंग आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको मिलता है सर राज्यसभा, यहाँ पर आपको मिलता है लोकसभा, और यहाँ पर आपको प्रेसिडेंट मिलता है। यहाँ पर आप ठीक है जी। तो सवाल का सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। 1952 इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर है। चलिए, ये प्रेसिडेंट है, ये पार्लियामेंट है, ऐसा मत करना कि कंफ्यूज हो जाना, ठीक है। ये राष्ट्रपति है, और इनके अलग अलग आर्टिकल्स भी मिलते हैं। जैसे लोकसभा का आपको मिल जाएगा 81, राज्यसभा का आपको मिल जाएगा 80, ठीक। और प्रेसिडेंट का तो आपको पता ही है 52 से लेके 62 तक मेजर आर्टिकल्स जो हैं वो मिलते हैं। नेक्स्ट है, माता पिता या अभिभावक द्वारा अपने बच्चों या अपने प्रतिपाल्यों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना, इस कर्तव्य को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मौलिक कर्तव्यों की सूची में डाला गया था? तो 86वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से। और ऐसे आएगा ऑप्शन में, कहाँ लिखा हुआ है? तो ये ऐसे लिखा हुआ है 51 के ए के में, ठीक। 51 के ए के में लिखा हुआ है। 6 से लेके 14 वर्ष की आयु के बच्चे यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। जिन्हें पढ़ाना या बेसिकली जिन्हें शिक्षा देना, ये जो है माता पिता का काम आपको मिलता है, ड्यूटी मिलती है। तो 86 अमेंडमेंट वर्ष 2002। 2022 के राष्ट्रपति चुनावों में द्रौपदी मुर्मू की प्रतिद्वंदी कौन थे? मतलब बेसिकली अपोजिशन में कौन आपको देखने के लिए मिलता है? सवाल यहाँ पर ये है, प्रणब मुखर्जी, मल्लिकार्जुन खड़गे, शशि थरूर। देखो, प्रणब मुखर्जी की डेथ हो चुकी थी, मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो बेसिकली आपको नज़र आते हैं कांग्रेस के अध्यक्ष, और शशि थरूर ने ऐसा कोई चुनाव जो है वो लड़ा नहीं है। मान लो एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ रही है, तो ऐसे एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करना, ठीक है। तो सवाल का सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में आर्टिकल 54 और 55 आपको देखने के लिए मिलते हैं, 54 और 55। 54 में लिखा है इलेक्ट्रोल कॉलेज के बारे में, बेसिकली कौन कौन राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालेगा, और 55 में आपको मिलता है प्रोसेस, सिंगल ट्रांसफरेबल हिडन वोटिंग सिस्टम, जिसे एकल हस्तांतरणीय अनुपादिक गुप्त मतदान पद्धति भी कहा गया है, ठीक है। चलिए, ऑप्शन नंबर ए सवाल का सही जवाब था। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या सबसे अधिक है? वो बोल रहा है द कौन सा स्टेट है जहाँ पे हाईएस्ट नंबर ऑफ आपको बेसिकली कॉन्स्टिट्यूएंसी मिल जाएगी। तो अगर हम देखेंगे, सवाल का सही जवाब उत्तर प्रदेश है। 403 यहाँ पर आपको मिल जाता है, 403, बाकी मैक्सिमम तो यहाँ पे 500 आपको मिलता है, मगर 403 अभी करंटली सिचुएशन में आपको नज़र आता है, ठीक। विधानसभा में सबसे ज़्यादा संख्या पूछ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश, यूपी, यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। कम पूछता है तो गोवा आपको मिल जाएगा, 40 सीटें वहाँ मिलती हैं। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है? किसी भी अनुरूप में इस प्रथा का प्रचलन
निष्पाद किया गया है। तो भारत के संविधान का आर्टिकल 17 आपको मिल जाएगा, ठीक है ना, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी के रूप में। अस्पृश्यता को ख़त्म किया गया है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी के रूप में। कई बार विद्यार्थी को ये चीज़ समझ नहीं आती, कैसे 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 का मतलब है, देखो अगर एक सार्वजनिक क्षेत्र है, एक प्याऊ है जहाँ जहाँ पे हम पानी पीते हैं बेसिकली, तो भाई वहाँ पर ये नहीं देखा जाएगा कि किसकी क्या जाति है और फिर पानी पीने दिया जाएगा। कुएं से पानी निकालना, तालाब से पानी नहाना, ठीक है। इसके अलावा मान लीजिए भैया राशन की लाइन लगी हुई है, तो राशन की लाइन में ये नहीं पूछा जाएगा कि आपकी पीछे वाले की बेसिकली जाति क्या है, उसके बाद वो लग पाएगा, ठीक है। इसके अलावा बस में जब आप लोग चलते हैं तो भाई पड़ोस वाले से आप जाति नहीं पूछते हैं कि भाई तेरी जाति क्या है तब बैठने दूंगा। तो ये सार्वजनिक क्षेत्र, क्योंकि कई बार ना इसको समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति भैया 5 स्टार होटल में बैठ के खाना खा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि तुम दरवाजे पे लात मार के ये बोलोगे 5 स्टार होटल के कि आर्टिकल 17 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, अनटचेबिलिटी को समाप्त करता है, मैं भी खाऊंगा, ठीक है। तो थ्योरी बहुत ज़रूरी है पढ़ना। और फिर कहूँगा थ्योरी ज़रूरी है तो भैया थ्योरी का इस समय आपके सामने एक ज़बरदस्त मौका भी है। रेलवे और एसएससी के कोर्सेज़ पर 90% तक का डिस्काउंट तो चल ही रहा है, ठीक है। तो रेलवे और एसएससी के कोर्सेज़ पर 90% तक का डिस्काउंट तो चल ही रहा है, और साथ साथ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा है एक्स्ट्रा 3 मंथ्स की वैलिडिटी। इसके अलावा जो फ्री लाइफ फ्रॉम कोर्सेज आपको मिलते हैं सर क्लासरूम से, वो भी यहाँ पर आपको एडिशनल प्रोवाइड करे जा रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगा और यही सलाह दूंगा कि फ़ायदा लीजिए, क्योंकि बिना थ्योरी ना कई बार डिपार्टमेंट में भी आपको समझ नहीं आता है कि क्या इंपॉर्टेंस है इन चीज़ों की। चलिए ये होमवर्क के रूप में लिख लीजिए, HW है होमवर्क के रूप में। क्या है, बड़ा क्वेश्चन तो होमवर्क दे दिया भाई, चाहूँगा ना काम करो थोड़ा सा, अगर फ़ायदा ना मिले फिर क्लास का तो क्या ही बेनिफिट है। तो चाहूँगा इस क्वेश्चन को आप डील करें, स्क्रीनशॉट लेना, चाहूँगा जवाब भी दो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इसे मानते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद में मंत्रिपरिषद की भूमिका और जिम्मेदारियों का वर्णन करता है। Which article of the Indian Constitution describe the role and the responsibility of Council of Ministers in the Indian Parliament। देखो सबसे पहले 54 और 62 काटते, क्योंकि 54 में लिखा हुआ है राष्ट्रपति के चुनाव में कौन वोट डालेगा, और 62 में लिखा हुआ है अगर राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे 6 महीने में भरा जाएगा, ठीक है ना। ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट इज़ वैकेंट मस्ट फिल विद इन द 6 मंथ, इस तरीके से आपको लिखा हुआ मिलता है। तो 2 आर्टिकल्स यहाँ पर बचते हैं, एक बचता है सर 81 और एक बचता है 74। 81 पीछे मैंने पढ़ाया है, यहाँ लिखा हुआ है लोकसभा के बारे में, ठीक है। तो सवाल का सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर है, ठीक है। तो 20 क्वेश्चंस करवाए हैं मैंने, जिसमें से 19वां क्वेश्चन जो है वो आपके लिए होमवर्क के रूप में है। चाहूँगा इस सवाल का सही जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर दें। साथ के साथ इस समय जो अपना एक पावन अवसर दिवाली का है, जो भैया मैं मानता हूँ भारत का शायद सबसे बड़े त्योहारों में से एक है, उस त्यौहार का बेनिफिट लीजिए। साथ के साथ पढ़ाई ज़रूर कंटिन्यू कीजिए, और जिस भी कोर्स में आप एनरोल होना चाहते हैं इस समय ज़बरदस्त ऑफर का लाभ भी लीजिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।